नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया आपकी यूपी टेट एग्जाम हो चुकी है। सुपर टेट एग्जाम कभी भी आ सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हमने यूपी टेट का 2019 का पेपर है, उसके हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं। हर एक प्रश्न को आपको समझा है, यदि उनको नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज का स्पेशल है भैया, तो आज की वीडियो में आपको जीवन कौशल के टोटल 150 प्रश्न एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी कम समय में। कम समय में ज्यादा प्रश्न आपको क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर रखे हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे, है ना। तो ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा, 150 प्रश्न आपको पूरे देखने हैं। और इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाएंगे। इससे पहले यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम ऑनलाइन स्टडी विद डीके को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक, तो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ज्यादा समय आपको खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डोनाल्ड सुपर द्वारा जो प्रतिपादित व्यवसायिक विकास है, इसके चरण कितने बताए हैं? पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो व्यवसायिक विकास है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डोनाल्ड सुपर के द्वारा किया गया है। अब इनके द्वारा कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वृद्धि अवस्था कहां से कहां तक बताई? 0 से 14 वर्ष। फिर बताया इनके द्वारा अन्वेषण अवस्था, ये भी आपको क्रम से याद रखना है, कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी, कौन सी चौथी और कौन सी पांचवी है। जितने भी मैं यहाँ पर प्रकार बताऊंगा, चरण बताऊंगा, अवस्थाएं बताऊंगा, वो क्रम वाइज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पहली अवस्था आपकी होगी वृद्धि अवस्था, दूसरी होगी आपकी अन्वेषण अवस्था जो कि 15 से 24 वर्ष की होती है, तीसरी अवस्था आपकी होगी स्थापना अवस्था जो कि 25 से 44 वर्ष तक की होती है, चौथी अवस्था है रख रखाव अवस्था जो कि 45 से 64 वर्ष तक की होती है, और जो पांचवी अवस्था है वो है गिरावट या फिर पृथककरण अवस्था जो कि 65 वर्ष से अधिक की अवस्था इनके द्वारा मानी गई है। तो याद रखिएगा 5 अवस्था किसके द्वारा दी गई है, फिर 5 चरण किसके द्वारा बताए गए हैं? आपके डोनाल्ड सुपर द्वारा बताए गए हैं। और इनके द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है? तो व्यवसायिक विकास प्रतिपादित किया गया है। कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं ना। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अवांछित व्यवहार के बाद अतिरिक्त कार्य देना या डांटना किस प्रकार का दंड कहलाता है? तो इसे कहते हैं भैया धनात्मक या फिर सकारात्मक दंड। बहुत सारे बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर उसे अतिरिक्त कार्य दे रहे हैं या फिर डांट रहे हैं, तो ये ऋणात्मक कार्य क्यों नहीं हो सकता या फिर ऋणात्मक दंड क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया अनुबंधन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा ये स्किनर के द्वारा दिया गया। तो इनके द्वारा 2 प्रकार के दंड बताए गए हैं, एक बताया गया सकारात्मक और दूसरा बताया गया नकारात्मक, है ना। सकारात्मक दंड किसे कहते हैं? इनके माध्यम से भाई इनके द्वारा क्या कहा गया है? सकारात्मक दंड क्या है कि टीचर ने उसे डांट दिया। यदि कोई टीचर है, यदि उसे डांट देता है या क्लास के बाद रुककर 5 पेज एक्स्ट्रा लिखने को दे देता है या फिर उसे सजा दे देता है या डांट देता, अतिरिक्त कार्य दे देता है, तो इस प्रकार के दंड को क्या कहा गया है? सकारात्मक दंड कहा गया है स्किनर के द्वारा, है ना। अब नकारात्मक दंड किसे कहते हैं? इनके द्वारा टीचर ने उनका जो मनपसंद गेम, जैसे कि जो कोई बच्चा है उसको खेलना बहुत पसंद है और खेलने का जो पीरियड लगा हुआ है उस पीरियड में नहीं जाने देना, है ना, उसका खिलौना छीन लेना, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाए तो कुछ समय उसे रोक लेना, इस प्रकार का कार्य यदि करता है, यानी कि उसके मनपसंद चीजें को छीन लेना, उसे कहा जाता है नकारात्मक दंड, है ना। लेकिन यदि उसे सजा दे रहे हैं, अतिरिक्त कार्य दे रहे हैं, है ना, 5 पेज का एक्स्ट्रा कार्य दे रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो दंड की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन कौन से दंड की श्रेणी में? उसे कहते हैं सकारात्मक दंड। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो बुरा देकर रोकना उसे कहते हैं सकारात्मक दंड, और अच्छा छीन कर रोकना उसे कहते हैं नकारात्मक दंड। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने शायद आपको बताना भूल गया, अवांछित व्यवहार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ भैया? कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है, यदि वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप उसे 2 प्रकार से रोक सकते हैं, या तो सकारात्मक दंड से या फिर नकारात्मक दंड से। और अब इसमें सकारात्मक दंड कौन सा है, नकारात्मक दंड कौन सा है, ये आपको पहचानना है, और मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, है ना। अतिरिक्त कार्य देना, डांटना, ये सभी सकारात्मक दंड की श्रेणी में आते हैं। और जो बच्चे को अच्छी चीजें हैं जो वो पसंद करता है उसे यदि छीन लेता है टीचर, तो उसे नकारात्मक दंड की श्रेणी में रखा गया है ना। तो आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा पूर्णतः घोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है संविधान के अनुसार, तो रहेगा आपका अनुच्छेद 28। कौन सा भैया? अनुच्छेद 28। चलिए
अगला प्रश्न पूछा गया है, विलियमसन द्वारा प्रतिपादित जो निर्देशित परामर्श के कुल कितने चरण हैं। यहां पर देखिए कितने चरण हैं और कौन कौन से हैं, और कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे। ये आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो निर्देशित परामर्श है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये विलियमसन के द्वारा दिया गया। अब इनके द्वारा कितने चरण बताए हैं, 6 चरण बताए हैं। कौन कौन से हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुवर्तन। एक एक आपको बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा, है ना। इसको हम जब आपको टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे तब और अच्छे से समझा देंगे, है ना। अभी आपको जो चरण है उनके बारे में पता होना चाहिए कि पहला चरण का विश्लेषण है, दूसरा संश्लेषण है, तीसरा निदान है, पूर्वानुमान है, चौथा परामर्श, पांचवा है और अनुवर्तन आपका छठा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाता है कि विलियमसन द्वारा जो प्रतिपादित निर्देशित परामर्श है उसका जो चौथा चरण है वो कौन सा है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे आगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का जो विकास है यह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, वर्ष पूछे तो 1959 में हुआ था और उसे एडमंड फ्लेंडर्स द्वारा शिक्षक प्रभावशीलता एवं छात्र कल्याण के मूल्यांकन हेतु इसका विकास किया गया था या फिर इसे विकसित किया गया था। क्यों किया गया था, कब किया गया था, दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई है ना। तो पांचवा प्रश्न का आंसर भी मैं आपको बता चुका हूं। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है यहां पर कि अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में कुल कितने स्तर बताए गए हैं। ये पिरामिड के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया 1 2 3 4 है ना 5। इस प्रकार से 5 इनके द्वारा बताए गए हैं स्तर। अब कौन कौन से हैं, तो निचला स्तर कौन सा है और आपका जो उच्च स्तर है वो कौन सा, वो पूछा गया है। इसको बोलते हैं निचला स्तर और इसको बोलते उच्च स्तर। इसको बुनियादी स्तर भी बोला जाता है ना निचला स्तर के साथ साथ, ये याद रखिएगा, है ना। निचला लिख देता हूं अच्छे से, निचला स्तर से बुनियादी स्तर भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है उच्च स्तर या फिर सर्वोच्च स्तर। तो यहाँ पर 5 स्तर बताएं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। मैं हमेशा शुरू से बताता आ रहा हूं आपको, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता और प्रेम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 स्तर किसके द्वारा बताए गए हैं, अब्राहम मास्लो के द्वारा बताए गए हैं। कौन सा सिद्धांत दिया इनके द्वारा, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया है ना। आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 की यहाँ पर बात की जा रही है। भारत में किस तिथि से पूर्ण रूप से लागू किया गया था। वैसे तो इस पर काम जो है 2009 से शुरू हो चुका था, इसलिए इसको आरटी एक्ट 2009 कहा जाता है। लेकिन इसे लागू कब किया गया था पूर्णतः, तो ये 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जो केंद्र शासित था, क्या केंद्र शासित है आपका जम्मू कश्मीर, है ना, उसको छोड़कर सभी जगह 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था आरटी एक्ट 2009 को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की शुरुआत स्पष्ट रूप से किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा की गई थी। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछे तो आपकी हो जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी भैया, 1986 द्वारा। कौन सी, एनईपी 1986। अभी कौन सी चल रही वर्तमान में, एनईपी 2020, है ना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत कितनी मूल प्रवृत्तियां की पहचान की। मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई, 14 मूल प्रवृत्ति। और 14 मूल प्रवृत्ति के साथ साथ संवेग भी कितने बताए इनके द्वारा, 14 ही बताए गए। संवेग के बारे में पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही, मूल प्रवृत्ति के साथ साथ भी इनके द्वारा संवेग भी 14 बताए गए। अगला प्रश्न पूछा गया, नैतिकता शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस मूल शब्द से हुई है। तो ये हुई एथोस। किस शब्द से हुई भैया, एथोस या फिर एथिकोस शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चरित्र या फिर रीति रिवाज होता है। तो इसका यदि शाब्दिक अर्थ पूछे तो वो भी आपको पता होना, चरित्र और रीति रिवाज। आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में निजी ट्यूशन पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाया गया है। यदि आप सरकारी टीचर है तो आप जो निजी ट्यूशन है या फिर प्राइवेट ट्यूशन है वो नहीं पढ़ा सकते। कौन सी धारा में है, धारा 28 है ना। धारा याद रखिएगा, यदि पूछे कौन सी धारा है तो धारा 28 में ये बातें कही गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि थॉमसन के अनुसार प्रेरक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार पूछा गया है, थॉमसन के अनुसार। कितने प्रकार के बताए थॉमसन के अनुसार प्रेरक, 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक प्रेरक और दूसरा होता है कृत्रिम प्रेरक। प्राकृतिक प्रेरक में खेल, अनुकरण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो कृत्रिम प्रेरक है जिसमें पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ये सारी चीजें आपकी कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आती है। तो ये पता होना चाहिए कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक।
अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटीसी शॉर्टकट में कहा जाता है इंग्लिश में, यदि इसके अनुसार शिक्षकों की व्यवसायिक प्रतिबद्धता के कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए, क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो 4 क्षेत्र बताए गए। कितने भैया? 4 क्षेत्र। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के माध्यम से या फिर इसके अनुसार छात्रों के प्रति, पेशे और सहयोगों के प्रति, माता पिता और समुदाय के प्रति, और जो चौथा है आपका प्रबंधन व नियोक्ता के प्रति। ये 4 क्षेत्र इनके द्वारा बताए गए हैं। यहां पर आपको क्रम से याद करने की जरूरत नहीं है, चारों क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ प्रसिद्ध जो कथन है किस मनोवैज्ञानिक का है? अच्छा कथन है, पूछा जाता है अभिप्रेरणा सीखने का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है किसके द्वारा कहा गया? B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है? तो 3 प्रकार का। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है? 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा की पूर्ति करता है। यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, है ना। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया? सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो ये राय बर्ने के द्वारा दिया गया अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की 10 श्रेणियों में से कितनी श्रेणियां छात्र वार्ता से संबंधित है? 1 होती छात्र वार्ता, 1 होती शिक्षक वार्ता। इसमें से लगभग मैंने 8 से 10 प्रश्न रखे हैं, और ये कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। इसी में आगे जो प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से उसका आंसर चयन कर सकते हैं। वैसे तो आंसर उसके नीचे ही रहेगा वैसे, पर आपको पहले से पता होगा, है ना। तो फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की 10 श्रेणियां है, वो कौन कौन सी वो आगे बताऊंगा। उससे पहले हम छात्र वार्ता के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 2 श्रेणियां आती है 10 में से। अब 10 में से कौन सी श्रेणी आती है? एक आती है आपकी श्रेणी 8 छात्र अनुक्रिया, और एक आती है श्रेणी 9 छात्र पहले, यानी कि 2 ही श्रेणियां आती हैं। और ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की जो 10 श्रेणियां हैं उसमें से 8वीं श्रेणी किसकी है, या फिर 8वीं श्रेणी कौन सी है, 9वीं श्रेणी कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8वीं श्रेणी के बारे में पूछे तो छात्र अनुक्रिया, और 9वीं श्रेणी के बारे में पूछे तो छात्र पहले, ना। 2 से 3 प्रश्न तो आपके यहीं बनेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न इस प्रश्न से पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा 2 श्रेणी आती है आपकी छात्र वार्ता में। शिक्षक में कैसी आती है वो 10 कौन कौन सी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई शिक्षक वार्ता को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा है आपका प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव में 4 श्रेणियां आती हैं, और आपकी जो अप्रत्यक्ष प्रभाव में 4 श्रेणियां आती है और प्रत्यक्ष प्रभाव में 3 श्रेणियां आती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो शिक्षक वार्ता है, जैसे कि अभी पूछा गया था छात्र वार्ता में कितनी श्रेणी आती? 2 आती है, लेकिन शिक्षक वार्ता में कितनी आती भैया? 1 से 7 आती, 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये 7 को भी 2 भागों में बांटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक होता अप्रत्यक्ष प्रभाव, इसमें 4 श्रेणी आती हैं 1 से 4 तक, जो कि पहली श्रेणी आपकी भावनाएं स्वीकार करना, दूसरी श्रेणी आती है आपका प्रशंसा या प्रोत्साहन, तीसरी श्रेणी में आता विचारों को स्वीकार करना या फिर उपयोग करना, और चौथी श्रेणी में आती प्रश्न पूछना। ये 4 जो श्रेणी है 1 से 4 तक वो अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आती है, और किसकी वार्ता में आती है? शिक्षक वार्ता में आती है। ये आपको पता होना चाहिए। 4 के बाद में यानी कि 5 से 7 तक भी आपका प्रत्यक्ष प्रभाव है, लेकिन ये भी शिक्षक वार्ता के अंतर्गत ही आती है, जिसमें आपकी श्रेणी 5 होगी व्याख्यान देना, श्रेणी 6 होगी निर्देश देना, श्रेणी 7 होगी आलोचना करना या प्राधिकार जताना, और यहाँ पर 7 श्रेणी आपको बता दी। उसके बाद छात्र वार्ता मैंने 2 श्रेणी आपको पहले बता चुका हूं, छात्र वार्ता अनुक्रिया और छात्र वार्ता पहल, श्रेणी 9 और श्रेणी 8। एक 10वीं श्रेणी भी आती है जो आती है मौन या भ्रम के अंतर्गत। जैसे एक हो गई आपकी छात्र वार्ता, दूसरी होगी शिक्षक वार्ता, और एक है आपका मौन या भ्रम जो कि श्रेणी 10 के अंतर्गत आती है, और इसमें है मौन या फिर उलझन। यहां पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि भाई अप्रत्यक्ष प्रभाव में कितनी श्रेणी आती है, चौथी श्रेणी कौन सी है, छठी श्रेणी कौन सी, अप्रत्यक्ष प्रभाव में कितनी आती है, प्रत्यक्ष प्रभाव में कितनी आती है, 6 नंबर पर कौन सी है, 8वें नंबर पर कौन सी, 9वें नंबर पर कौन सी, 10वें पे कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न आपको से आगे पूछे जाएंगे। तो ये श्रेणी आपको क्रमवार याद कर लेना है, कौन सा अप्रत्यक्ष प्रभाव में है, कौन सी प्रत्यक्ष प्रभाव में है, कौन सी शिक्षक वार्ता में, कौन सी छात्र वार्ता में, कौन सी मौन या भ्रम में है। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और आराम से पढ़ लीजिएगा। वैसे भी मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, वहां पर आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक। 18वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत माता पिता या अभिभावकों के लिए बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य बनाया गया, यानी कि आपको शिक्षा देना ही है। वो कौन सा अनुच्छेद है भैया? 51(1) के है। कौन सा है? 51(1) के। यहाँ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के अवसर प्रदान करना है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, शिक्षक कौशल अर्जन के ट्रेफस मॉडल के अंतर्गत कुल कितने स्तर बताए गए हैं? यहाँ पर शिक्षण कौशल अर्जन के जो ट्रेफस मॉडल है इसके अंतर्गत कितने स्तर बताए, ये पूछा गया है। तो 5 स्तर बताए गए हैं। पहला है नौसिखिया, दूसरा है उन्नत शुरुआती, तीसरा है सक्षम, चौथा है प्रवीण और 5वां है विशेषज्ञ। और यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेफस मॉडल के जो 5 स्तर बताए गए हैं उसमें दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा और 5वां कौन सा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला नौसिखिया, दूसरा है उन्नत शुरुआती, तीसरा है सक्षम, चौथा है प्रवीण और 5वां है विशेषज्ञ, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना पूर्णता निषेध घोषित किया गया है? तो ये है भैया धारा आपकी 17, और धारा 17 के अंतर्गत आती है उपधारा आप कह सकते हैं धारा 17 एक निषेध करती है तथा धारा 17(2) उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है, यानी कि ये कहती है कि ऐसा नहीं करना है। यदि आप करेंगे, यदि आपने उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, है ना। रोकती कौन है? 17(a), और कानूनी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन करती? 17(2) करती है ना। तो दोनों अलग अलग धारा है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक गेरेट के अनुसार मानव प्रेरकों के कितने मुख्य प्रकार बताए गए हैं? तो गेरेट के अनुसार पूछा गया मानव के प्रेरक, तो 3 प्रकार के प्रेरक इनके द्वारा बताए गए हैं। एक है जैविक प्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक और तीसरा है सामाजिक प्रेरक। जैविक प्रेरक के अंतर्गत आपके भोग, प्यास, काम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत आपका क्रोध आ जाएगा, भय, प्रेम, है ना। ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत आएगी। और सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आपकी आत्मगौरव और प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आएगी। तो याद रखिएगा 3 प्रकार कौन कौन से? आपके जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। किसके अनुसार? गेरेट के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की जो संख्या बताई गई, 5 बताई गई। पहली है सत्य, दूसरा है धर्म या फिर जैसे सदाचार भी आप कह सकते हैं, तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम और 5वां है अहिंसा। तो 5 प्रकार जो बताए गए हैं सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की संख्या बताई गई है। कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। समन्वित या संग्रहात्मक परामर्श का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो एफ.सी. थोर्न के द्वारा किया गया था। आपका समन्वित या संग्रहात्मक परामर्श का प्रतिपादन किसके द्वारा? एफ.सी. थोर्न के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये क्यूज के तौर पर दे रहा हूं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो कितने प्रकार बताएं भैया? 2 प्रकार बताएं। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। कौन सा? सकारात्मक और नकारात्मक, के पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। व्यवसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग किस समयावधि को माना जाता है? व्यवसायिक नैतिकता का जो स्वर्ण युग है ये किस समय अवधि को माना जाता है? तो ये 1980 से 1990 के मध्य के दशक को माना जाता है ना। 1980 से 1990 ने लगभग 10 वर्ष को माना जाता है स्वर्ण युग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया था? कौन से संशोधन के अंतर्गत डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा डाला गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने,
जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो याद रखिएगा सीवी गुड का कथन है। इनके द्वारा कहा गया है कि प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये गुड के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छात्र केंद्रित या अनिर्देशित परामर्श में के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो वो कार्ल रोजर्स है। याद रखिएगा, छात्र केंद्रित या फिर अनिर्देशित परामर्श भी आप कह सकते हैं। इसके मुख्य प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो कार्ल रोजर्स होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका फ्लेंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पर आ गया है ना प्रश्न, कुछ इस प्रकार से पूछेंगे। लगभग 8 से 10 प्रश्न है 150 प्रश्न में आपके फ्लेंडर अंतःक्रिया प्रणाली के अंतर्गत में मौन या भ्रम की स्थिति, मैंने बताया था आपको मौन या भ्रम की स्थिति, ये जो है मौन या फिर भ्रम की स्थिति किस श्रेणी में रखा गया है? तो मैंने 9 तक आपको बताया था कौन सी श्रेणी आती है। एक तो आपकी शिक्षा, आपकी जो बालक वार्ता है वो आती है, या फिर कह सकते हैं छात्र वार्ता, और शिक्षक वार्ता 9 तक आती है, और 10वीं जो है वो मौन या भ्रम की स्थिति यानी कि श्रेणी संख्या 10 में रखा गया है इसको, फ्लेंडर अंतःक्रिया के प्रणाली के अंतर्गत, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो 200 कार्य दिवस, यानी कि 200 कार्य दिवस में कितने दिन पढ़ाना अनिवार्य है, कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है? लगभग 800 घंटे, है ना। 800 शिक्षक घंटे आपको देना ही है, कितने कार्य दिवस के अंदर? न्यूनतम 200 कार्य दिवस के अंदर, है ना। तो कार्य दिवस पूछे तो 200 रहेंगे, और घंटे पूछे शिक्षण घंटे कितने पढ़ाना जरूरी है, तो 800 घंटे पढ़ाना जरूरी है 200 कार्य दिवस के अंदर, है ना। तो लगभग यदि आप 800 में 200 का भाग देंगे तो 4 घंटे प्रतिदिन, है ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि दंड का वहां कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत है जो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की भावना पर आधारित है? तो उसे कहते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ये जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत हैं, ये ऐतिहासिक ऐसा सिद्धांत है दंड का जो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की भावना पर आधारित है। तो याद रखिएगा उस सिद्धांत का क्या नाम है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष प्रावधान रखता है कि भाई प्राथमिक स्तर पर किस पर आपको शिक्षा देनी है? मातृभाषा में देनी है, अनुच्छेद 350 ए। व्यक्तित्व मापन हेतु क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रतिपादन किया गया था विलियम स्टर्न ने। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न द्वारा किया गया था। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना निर्धारित है? तो जैसे कि यहाँ पर किसके अनुसार पूछा गया भाई प्राथमिक विद्यालय में, तो वो हो जाएगा 30:1, यानी कि 30 छात्र और 1 शिक्षक। ऐसे उच्च प्राथमिक शिक्षक के बारे में पूछा जाता है, आगे पूछा जाएगा तो वहां पर मैं स्पष्ट आपको कर दूंगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एडवर्ड लियन थांडाइक ने अपने प्रभाव के नियम में किस वर्ष संशोधन करके दंड के प्रभाव को कमजोर माना था? तो ये माना था 1932 में। एक होता है आपका मुख्य नियम, एक होता है गौण नियम, है ना। तो मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम बताए थे, गौण नियम 5 बताए थे। सारी जानकारी मुझे लगता है आपने यूपीटेट में पढ़ ली होगी। तो प्रभाव के नियम में किस वर्ष संशोधन करके दंड के प्रभाव को कमजोर माना था थांडाइक ने? 1932 में, है ना। और ये प्रभाव का नियम किसके अंतर्गत आता है? मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्लेटन एंडरफर द्वारा प्रतिपादित जो ईआरजी है, ये अभिप्रेरणा सिद्धांत में जो ईआरजी है इसका पूरा नाम क्या है? सीधा सीधा यहां पर पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, यानी कि अस्तित्व, हिंदी में कहे संबंधता और विकास। यहां पर देखिए ईआरजी, तो यहां पर देखिए ई से एग्जिस्टेंस, आर से आपका रिलेटेडनेस और जी से आपका हो जाएगा ग्रोथ, है ना। हिंदी में भी यहां पर दिया हुआ अस्तित्व, संबंधता और विकास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईआरजी अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो क्लेटन एडलरफर के द्वारा दिया गया है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह तैयारी के घंटों सहित न्यूनतम कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य है? यहाँ पर सीधे सीधे न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण अनिवार्य है ये पूछा गया है। तो आपको सभी को पता होगा न्यूनतम 45 घंटे, है ना। कितना? न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे अनिवार्य है। अगला प्रश्न पूछा गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं इसके, कि फ्लेंडर्स अंतःक्रिया प्रणाली में अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, जैसे कि मैंने बताया था, एक होता अप्रत्यक्ष और एक होता प्रत्यक्ष।
अब अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता के अंतर्गत कुल कितनी श्रेणियां आती हैं? तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत मैंने 4 बताई थी और प्रत्यक्ष के अंतर्गत मैंने 3 बताई थी, है ना। तो अप्रत्यक्ष में कौन कौन सी आएगी भाई? 4 श्रेणियां, पहली से लगाकर 4 तक। तो पहले में आपका भावनाओं को स्वीकार करना, यहाँ पर रिविजन आपका हो रहा है क्योंकि आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रेणी फर्स्ट में आएगा भावनाओं को स्वीकार करना, दूसरे में आएगा आपका प्रशंसा या प्रोत्साहन, तीसरी श्रेणी में आएगा आपका विचारों को स्वीकार करना और चौथी श्रेणी में आएगा आपका प्रश्न पूछना, है ना। ये आपके अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाली जो जीवन मूल प्रवृत्ति को किस मनोवैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि भाई जो मैकडोगल है कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 प्रकार की, उन्हीं के द्वारा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सिगमंड फ्रायड द्वारा भी मूल प्रवृत्तियां बताई गई, कितनी? 2 बताई गई हैं। एक बताई जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी बताई मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है थेनाटोस। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन मूल प्रवृत्ति को किस मनोवैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? तो इरोस के नाम से। किस नाम से? इरोस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। और इससे ही मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछते तो उसे थेनाटोस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने भैया? 5 प्रकार की, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, है ना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार वेतन, सुरक्षा और कार्य दशाएं किस कारक के अंतर्गत आती है? यहाँ पर द्विकारक के अनुसार जो वेतन है, सुरक्षा है, कार्य दशाएं हैं, ये किस कारक के अंतर्गत आती भैया? तो याद रखिएगा स्वच्छता या रखरखाव कारक के अंतर्गत आएगी। और द्विकारक सिद्धांत को ये याद रखिएगा, इसे प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत भी कहा गया है। यदि सीधे सीधे पूछे कि प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत या फिर द्विकारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो कारक है स्वच्छता या रखरखाव कारक, उसके अनुसार वेतन, सुरक्षा और कार्य दिशाएं इसी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में मूल्य स्पष्टीकरण दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? लुइस, राथिय, हर्मिन और साइमन। याद रखिए, मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्य स्पष्टीकरण दृष्टिकोण है, इसके प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। तो आपके लुइस राथ्स रहेंगे, हर्मिन रहेंगे और साइमन रहेंगे, है ना। तीनों में से एक भी दे दे या फिर तीनों भी आपको एक साथ विकल्प में दिख सकते हैं नाम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को किस वर्ष एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये वर्ष 1993 के अधिनियम के तहत 17 अगस्त 1995 को वर्ष 1993 के अधिनियम के तहत रखा गया था। सन और तारीख पूछे तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1995 को। विक्टर ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में संयोजकता का मूल्य का क्या अर्थ है? प्रश्न को दोहरा लेते हैं थोड़ा सा। विक्टर ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में एक शब्द है संयोजकता, या जिसे मूल्य भी कहा जाता है ना, उसका अर्थ पूछा गया है। सीधा सीधा क्या है? तो उसका अर्थ होता है प्राप्त होने वाले पुरस्कार या परिणाम का व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत महत्व अथवा आकर्षक, ये अर्थ होता है संयोजकता या फिर मूल्य का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनसीईआरटी ने अपनी मूल्य शिक्षा की संदर्शिका में कुल कितने मानवीय, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को स्वीकार किया गया है? तो याद रखिएगा कुल 83 मूल्यों को, कितने? कुल 83 मूल्यों को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की 10 श्रेणियों में से कुल कितनी श्रेणियां शिक्षक की गतिविधियां पर आधारित है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी सारी चीजें मैं 1 से 10 तक आपको बता चुका हूं। यहां पर देखिए, याद रखिएगा शिक्षक वार्ता के बारे में पूछा गया है मात्र, है ना। तो शिक्षक वार्ता के बारे में मैंने बताया था 1 से 7 तक। यहाँ पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात नहीं की गई, सीधा सीधा शिक्षक वार्ता के बारे में पूछा गया है। तो वो 1 से 7 तक होगी, है ना। कुल 7 श्रेणियां। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्यवहार संशोधन के अंतर्गत धन, ग्रेड, अंक और टोकन किस प्रकार के पुनर्बलन के उदाहरण हैं? यहाँ पर व्यवहार संशोधन के अंतर्गत धन, ग्रेड, अंक और टोकन के बारे में बताया गया है। तो द्वितीयक या फिर जो अर्जित पुनर्बलन है, ये इसके उदाहरण है। तो याद रखिएगा द्वितीयक हो सकते हैं या फिर अर्जित पुनर्बलन हो सकते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जातियां यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 46। किसको बढ़ावा देता है? एससी, एसटी या फिर जो अन्य कमजोर वर्ग है उनको, है ना, उनके हितों को बढ़ावा देने का जो प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 46, 46। आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम यानी कि छठा चरण कौन सा है? जैसे कि यहाँ पर छठा चरण पूछ लिया, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, कोई से भी चरण पूछ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो 6 चरण है वो आपके सामने रख दिए। लेकिन छठा चरण पूछा गया है, तो छठा चरण कौन सा होगा? आपका उत्तेजना में कमी होगा। अभिप्रेरणा का एक चक्र होता है, जिसमें पहला चरण हो जाएगा आपका आवश्यकता, उसके बाद हो जाएगा प्रणोद, जिसे अंतर्नोद भी कहा जाता है, तीसरा चरण आपका उत्तेजना, चौथा आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, पांचवा आपका उपलब्धि और छठा हो जाएगा आपका उत्तेजना में कमी, है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये आपका पांचवा हो जाएगा और ये छठा हो जाएगा। क्रम वाइज ये आपको याद रखना है ना, कहीं पर भी कुछ भी आपको याद नहीं करना है, क्रम में आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर छठा चरण पूछ लिया, पांचवा पूछ सकते थे, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, कोई सा भी चरण आपसे यहाँ पर पूछ सकते थे। तो आपको अभिप्रेरणा चक्र का जो अभिप्रेरणा चक्र है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार? तो ये सहयोगात्मक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और समानता पूर्ण होना चाहिए, है ना। किसी की प्रकार भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, है ना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पूछा गया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डेविड मैकक्लेलैंड के उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किन 3 मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया है? वो 3 कौन कौन से हैं? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया है? तो याद रखिएगा 3 मानवीय। कौन कौन से भैया? उपलब्धि की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता और शक्ति की आवश्यकता, है ना। ये 3 मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया है, किसके अनुसार, कौन से सिद्धांत में? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में। किसके द्वारा दिया गया? डेविड मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट 2009 की यहां पर बात की जा रही है, के तहत दिव्यांग बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? आपको यह पता होना चाहिए। पूछा क्या गया है? दिव्यांग बालकों के लिए पूछा गया है, तो ये हो जाएगी आपकी 6 से 18 वर्ष। लेकिन सामान्य बालकों के लिए पूछ ले भैया इनकी उम्र क्या होगी, तो 6 से 14 वर्ष बताई गई स्पष्ट रूप से। लेकिन बालक यदि दिव्यांग है तो 6 से 18 वर्ष होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्लार्क हल द्वारा प्रतिपादित प्रेरणा के सिद्धांत का मुख्य नाम क्या है? क्लार्क हल द्वारा जो प्रतिपादित प्रेरणा का सिद्धांत है इसका नाम पूछा गया है। तो प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत सभी को पता है, किसके द्वारा दिया गया? क्लार्क हल द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 29, है ना। आगे बढ़ेंगे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार विनाश, आक्रामकता और आत्मविनाश को प्रेरित करने वाली मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? मैंने जीवन मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था, जिसे क्या कहा जाता है? इरोस कहा जाता है ना। अब यहाँ पर मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसके बारे में आप बता चुका हूं, क्या कहते हैं इसे? थेनाटोस कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सक्रिय श्रवण किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का प्रमुख अंग है? तो याद रखिएगा जो सक्रिय श्रवण है ये द्विमार्गी संचार प्रक्रिया का प्रमुख अंग होता है। किसका? द्विमार्गी संचार का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि किसी छात्र को अवांछित व्यवहार के कारण खेल की घंटी में बाहर जाने से रोकना या उसका पसंदीदा खिलौना छीन लेना किस प्रकार का दंड है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे डांट लगाना है, बच्चे को मारना पीटना है ना, हल्का सा मारना पीटना है ना, थप्पड़ मारना हो या फिर गृह कार्य देना हो, वो किसकी श्रेणी में आता है वो दंड? तो वो दंड आपका सकारात्मक में आता है। यदि उसे बाहर जाने से रोकना है, आपको उसका मनपसंद खिलौना छीनना है, तो ये किस प्रकार का दंड है? ऋणात्मक या फिर नकारात्मक दंड इसे कहते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फ्रेंडर्स अंतःक्रिया प्रणाली में श्रेणी 7 किस व्यवहार को दर्शाती है? मैंने बताया था 1 से 10 तक आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर श्रेणी 10 के बारे में पूछा गया है, और श्रेणी 7 के बारे में पूछा गया है। तो 7 में है आलोचना करना या फिर प्राधिकार को न्याय संगत ठहराना। ये मैं आपको 1 से 10 तक पहले ही बता चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे।
अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जब अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पूछे तो थॉर्नडाइक आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि ECCE और देखभाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45-45। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेरकों की कार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो प्रेरकों की जो कार्यात्मक स्वायत्तता है ये गार्डन आलपोर्ट ने, है ना, आप आलपोर्ट याद कर लीजिएगा तो भी काम आपका चल जाएगा। आलपोर्ट ने प्रेरकों की कार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। शैक्षणिक संदर्भ में निर्देशन को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 भागों में। शैक्षणिक संदर्भ में जो निर्देशन है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन, ये 3 प्रकार बताए हैं आपके निर्देशन के शैक्षणिक संदर्भ में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? यानी कि 25% बच्चों को आपको फ्री में पढ़ाना होगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज आप उनसे नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूलों की बात यहाँ पर की जा रही है। जो कमजोर वर्ग है या जो आपका पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो कौन सी धारा है? धारा 12(1)(c) के तहत, याद रखिएगा, धारा 12(1)(c) के तहत इस प्रावधान को रखा गया है। अगला प्रश्न, सीखे गए व्यवहार को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी पुनर्बलन अनुसूची सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी आंशिक या असतत पुनर्बलन अनुसूची। कौन सी? आंशिक कह सकते हैं या फिर असतत पुनर्बलन अनुसूची भी उसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्लेडर्स की अंतःक्रिया प्रणाली में प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? तो मैंने पहले अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता के बारे में बताया था 4, प्रत्यक्ष के बारे में शिक्षक वार्ता कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? जो कि 5 से स्टार्ट होती है और 7 पर खत्म हो जाती है। 5वीं श्रेणी आपकी व्याख्यान देना, 6ठी आपकी निर्देश देना, 6ठी आपकी निर्देश देना और 7वीं आपकी आलोचना करना या प्राधिकार को न्याय संगत ठहराना, जो कि थोड़ी देर पहले ही श्रेणी 7 के बारे में पूछा गया था। तो 5, 6, 7 में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में आपकी 4 है और सिर्फ शिक्षक वार्ता के बारे में पूछे तो 1 से 7 तक यानी कि 7 श्रेणियां आपकी शिक्षक वार्ता के अंतर्गत आएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है तो अनुच्छेद 30 होगा। उन व्यवहारिक गुणों का तरीकों को क्या कहा जाता है? उन व्यवहारिक गुणों या तरीकों को क्या कहा जाता है जो हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं? उसे बोला जाता है साधन मूल्य। क्या बोला जाता है? उसे साधन मूल्य बोला जाता है। अधिगम की अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत का प्रवर्तक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? अच्छा सरल प्रश्न है। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विलियमसन द्वारा प्रतिपादित निर्देशित परामर्श के 6 चरणों में से तीसरा चरण कौन सा है? यहाँ पर देखिए मैंने 6 चरण आपको पहले बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि क्रम में आपको याद करना है, एक एक करके सारे चरण बता चुका हूं। तो यहाँ पर तीसरा चरण पूछा गया है। तीसरा चरण कौन सा होगा? निदान। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी चरण है वो सारे में पहले आपको बता चुका हूं। ठीक, व्यवहार संशोधन की टोकन इकोनॉमी प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एलन और एजरिन द्वारा किया गया था 1961 में। और ये किस पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। किसके द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा दिया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आचार संहिता के अनुसार शिक्षक की अपने पैसे और सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्धता किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यहाँ पर ये बताना है। तो ये प्रतिबद्धता क्षेत्र 2 के अंतर्गत, प्रतिबद्धता क्षेत्र 2 के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की यहाँ पर बात की जा रही है। इनके द्वारा प्रतिपादित कोर जीवन कौशल की कुल संख्या कितनी है? तो 10 कौशलों के बारे में हम पहले जान चुके हैं। 10 जीवन कौशल यानी कि पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। कौन कौन से 10 जीवन कौशल बताए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा? आत्म जागरूकता, सहानुभूति,
प्रभावपूर्ण संप्रेषण, अंतर व्यक्ति संबंध, रचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन, निर्णय लेना, समस्या समाधान, संवेगों पर नियंत्रण और तनाव प्रबंधन। ये 10 प्रकार के जो जीवन कौशल बताए हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? तो भैया ये आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 15 होगा। अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत शुरुआती 4 स्तरों की आवश्यकताओं को किस श्रेणी में रखा गया है? कितने स्तर बताए गए भाई? बताए तो 5 गए हैं। कितने बताए गए? 5 स्तर बताए गए हैं, लेकिन जो 4 स्तर शुरुआती वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? तो वो कहते हैं उसके अभाव आवश्यकता। अब वो 4 कौन कौन से? 4 तक यहाँ पर है। 5वां है आपका शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्रेम और अपनापन और आत्मसम्मान की आवश्यकता। इसे क्या कहा गया है? किस स्तर, कौन सी आवश्यकताओं की श्रेणी में रखा गया है? अभाव आवश्यकता की श्रेणी में रखा गया है। और 5वां है जो कि उच्च माना गया है, आत्म साक्षरता, है ना। ये पिरामिड के माध्यम से इनके द्वारा समझा गया है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न पूछा गया है, फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में प्रशंसा या प्रोत्साहन को किस श्रेणी में रखा गया है? अब प्रशंसा और प्रोत्साहन में आपको बता चुका हूं किस श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी 2 में। और श्रेणी 2 किसके अंतर्गत आती है भैया? शिक्षक वार्ता के अंतर्गत आती है। शिक्षक वार्ता के अंतर्गत आती है, ये मैं आपको बता चुका हूं 1 से 7 तक। मूल्य शिक्षा की वहां कौन सी विधि है जिसमें मूल्यों को अलग विषय के रूप में सीधे कहानियों या व्याख्यान द्वारा सिखाया जाता है? उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहा जाता है उस विधि को? प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेडल, कप, पुस्तकें, पेन और शील्ड किस प्रकार के पुरस्कारों के उदाहरण हैं? तो मेडल, कप, पुस्तकें, पेन, शील्ड ये सभी भौतिक पुरस्कार है। किस प्रकार के उदाहरण हैं? भौतिक पुरस्कारों के उदाहरण हैं। ड्रेफस मॉडल के अनुसार व्यवसायिक कौशल अर्जन का तृतीय स्तर कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको 5 स्तर पहले ही बता चुके हैं, फिर यहाँ पर एक बार और बता देता हूं। तीसरा स्तर पूछा गया, तृतीय स्तर, उसे कहते हैं सक्षम स्तर। पहला कौन सा है आपका? जो कौशल अर्जन के कितने स्तर बताए हैं ड्रेफर मॉडल ने? 5 बताए हैं। पहला नौसिखिया, दूसरा है उन्नत नौसिखिया, तीसरा है सक्षम, चौथा है प्रवीण और 5वां है विशेषज्ञ, है ना। तो तीसरा पूछा था तो कौन सा हो जाएगा? वो सक्षम स्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो ये आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। प्रदर्शन और प्रेरणा यानी कि तनाव के बीच उल्टे यू आकार के संबंध को दर्शाने वाला नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को कहते हैं यकर्स-डोडसन नियम। क्या कहते हैं? यकर्स-डोडसन नियम इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में जो श्रेणी 9 है या फिर जो कैटेगरी 9 है, ये किसे निरूपित करती है या फिर इसमें क्या है भैया 9 में? तो छात्र पहल है ना, छात्र वार्ता होती है इसमें। क्या होती है इसमें? छात्र वार्ता। 9, 8 और 9 में होती है ना, दोनों में। तो इसमें जो नवी श्रेणी है उसमें क्या है भैया? नवी में छात्र पहल है। केवल अपनी रुचि और आंतरिक संतोष के लिए चित्रकारी करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा या रुचि। अपनी रुचि है ना, आप अपने मन से करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है वो किस प्रकार की होगी? उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, है ना। चलिए, किसी लालच में करेंगे तो उसे कहेंगे आप बाह्य अभिप्रेरणा। लालच द्वारा की गई अभिप्रेरणा लालच अभिप्रेरणा, मन से की गई अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न पूछा गया है, छात्रों को उनके विषयों के चयन और शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिए दिया जाने वाला जो निर्देशन है वो क्या कहलाता है? तो उसे शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश के समय स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी कि परीक्षा या फिर साक्षात्कार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो उसे कहते हैं धारा 13। इस उल्लंघन और बाहरी इसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा यदि इसका उल्लंघन आपने किया तो कौन सी धारा है? वो धारा 13 है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अपराधी को कठोर दंड देकर समाज के अन्य लोगों को अपराध करने से डराने और रोकने वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो उसे कहते हैं डरावना सिद्धांत या फिर प्रतिबंधात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना किस राष्ट्रीय अधिनियम के तहत की गई थी? जैसे हमने पहले देखा 1995 में की गई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम की जो अधिनियम के तहत की गई थी वो है 1993, है ना। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 एंड इसको शॉर्टकट कहते हैं NCTE एक्ट 1993 के तहत।
अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्चतम स्तर अर्थात आत्म सिद्धि को किस श्रेणी की आवश्यकता कहा गया है? इनके द्वारा कितने स्तर बताए गए? 5 स्तर में बता चुका हूं, है ना। इनकी जो पिरामिड के माध्यम से इनके द्वारा बताए गए हैं, ये भी बता चुका हूं कि आत्म सिद्धि क्या है, उच्चतम स्तर है, निम्न स्तर आपका शारीरिक आवश्यकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और जो आपके जो 4 स्तर है आत्म सिद्धि को छोड़कर, वो किस श्रेणी में आते हैं, ये भी बता चुका हूं। लेकिन जो आत्म सिद्धि है वो किस श्रेणी की आवश्यकता है, तो याद रखिएगा ये विकास आवश्यकता की श्रेणी के अंतर्गत आएगी। ड्रेफर मॉडल के अनुसार व्यवसाय कौशल अर्जन का 5वां तथा अंतिम स्तर कौन सा होता है? जैसे कि मैं 5 स्तर आपको बता चुका हूं। अब जो अंतिम स्तर है 5वां कौन सा है? विशेषज्ञ, जैसे कि मैंने बताया था, पहले नंबर पर नौसिखिया, दूसरे पे उन्नत नौसिखिया, फिर सक्षम है, तीसरे नंबर पर, चौथे पे प्रवीण है, और चौथे 5वें पे विशेषज्ञ है, जो कि इनका अंतिम स्तर है। तो ये याद रखिएगा, विशेषज्ञ स्तर ये 5वां तथा अंतिम स्तर बताया गया है ड्रेफर मॉडल के अनुसार व्यवसायिक कौशल अर्जन का। पंथ निरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष कानूनी रूप से जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976। चलिए, फ्लेडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में श्रेणी 5 के बारे में पूछ लिया गया। कैटेगरी 5 किस शिक्षक व्यवहार को दर्शाती है? जैसे कि 1 से 7 तक क्या है? शिक्षक वार्ता है ना, तो 7 के अंतर्गत ही 5, तो ये व्याख्यान देना है ना 5 के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। आरटी अधिनियम 2009 को किस धारा में स्कूलों द्वारा बालकों के प्रवेश के समय प्रति व्यक्ति शुल्क या फिर जो डोनेशन होता है वो लेने को प्रतिबंधित किया गया है? वो कौन सी धारा है? तो वो धारा 13 है। वो धारा 13 की उपधारा 13(1) में प्रति व्यक्ति शुल्क लेने से रोकती है, यानी कि आप नहीं ले सकते। जो 25% कोटा है उसमें आप एक भी रुपया किसी से नहीं ले सकते ना, चाहे प्राइवेट हो, और सरकारी स्कूल में तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक, आगे बढ़े। भूख, प्यास, नींद और काम किस प्रकार के प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं? तो भूख, प्यास, नींद जैविक है, या फिर इसे शारीरिक प्रेरक भी आप कह सकते हैं। भूख, प्यास, नींद और काम में पहले भी आपको बता चुका हूं किस प्रकार की प्रेरक है, जैविक प्रेरक कह लीजिए या फिर शारीरिक प्रेरक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा की वहां कौन सी विधि है जिसमें मूल्यों को खेलकूद शिक्षक के स्वयं के आचरण और नियमित शिक्षण के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से आत्मसात कराया जाता है? तो उसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहेंगे? उसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। बच्चे समाज में बड़ों और शिक्षकों के व्यवहार का प्रेक्षण करके मूल्य सीखते हैं। यहाँ विचार किस मनोवैज्ञानिक का है, किसके द्वारा कहा गया है? तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा कहा गया है कि बच्चे समाज में बड़ों और शिक्षकों के व्यवहार का प्रेक्षण करके मूल्य सीखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विलियमसन द्वारा प्रतिपादित निर्देशित परामर्श का चौथा चरण कौन सा है? जैसे कि मैं 6 चरण आपको बता चुका हूं। कितने चरण बताए? टोटल 6 बताए गए। पहले में आपको विश्लेषण बताया था, दूसरे में संश्लेषण बताया था, फिर निदान, फिर पूर्वानुमान, परामर्श या व्यवहार, या फिर अनुवर्ती कार्रवाई, 6 बताए थे। अब चौथा चरण कौन सा है? पूर्वानुमान है, यही आपका सही आंसर होगा। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार दंड का प्राथमिक उद्देश्य व्यवहार में कौन सा परिवर्तन लाना होता है? तो किसी अवांछित व्यवहार की आवृत्ति को कम करना या उसे रोकना। वो किसी प्रकार से भी हो सकता है, आपका सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनसीईआरटी द्वारा मूल्य शिक्षा के संदर्भ में जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज का नाम क्या है? तो उसका नाम है एजुकेशन फॉर वैल्यू, यानी कि मूल्यों के लिए शिक्षा। विक्टर ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में प्रत्याशा का वास्तविक अर्थ पूछा गया। भाई इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि यह विश्वास की किसी कार्य को किए गए प्रयास को बेहतर प्रदर्शन प्राप्त होगा, यह आपका प्रत्याशा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की श्रेणी फर्स्ट किस शिक्षक व्यवहार को दर्शाती है? पर श्रेणी पहले के बारे में, पहले नंबर पर कौन सी आती है श्रेणी? छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना, ये शिक्षक वार्ता के अंतर्गत आती है। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अनुसार कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए स्थापित नहीं किया जा सकता? आपको मान्यता देना जरूरी है विद्यालय की, तभी आप स्कूल चला सकते हैं। कौन सी धारा है? धारा 18। इसके तहत बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर भारी जुर्माना का प्रावधान है, धारा 18 में। परामर्शदाता केंद्रित परामर्श किस परामर्श शैली का दूसरा नाम है? तो निर्देशित परामर्श का दूसरा नाम है। परामर्शदाता केंद्रित परामर्श किस परामर्श शैली का दूसरा नाम पूछा गया था? दूसरा नाम है निर्देशित परामर्श का। आत्मगौरव, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकृति किस प्रकार के प्रेरकों के अंतर्गत आती है? तो आत्मगौरव और समाज प्रतिष्ठा के बारे में पहले बता चुका हूं, किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक या फिर जिसे अर्जित प्रेरक भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आएंगे, इस प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं।
नैतिकता का वह कौन सा प्रकार है जो इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि समाज में लोग वास्तव में क्या नैतिक विश्वास रखते हैं? उसे कहते हैं भैया वर्णनात्मक नैतिकता। क्या कहते हैं उसे? कौन सा प्रकार है वो? वर्णनात्मक नैतिकता का प्रकार है जो इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि समाज में लोग वास्तव में क्या नैतिक विश्वास रखते हैं। जीवन के वे अंतिम वांछित लक्ष्य जिन्हें व्यक्ति जीवन में प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि शांति और स्वतंत्रता, इसे क्या कहते हैं? इसे ये क्या कहलाते हैं? तो ये साध्य मूल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? ये साध्य मूल्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, एक मिनट, ठीक है। पुरस्कार के सकारात्मक उपयोग के अंतर्गत रायबर्न के अनुसार इसकी क्या सबसे बड़ी सीमा या हानि है? पुरस्कार के सकारात्मक उपयोग के अंतर्गत रायबर्न के अनुसार बताना है इसके अत्यधिक प्रयोग से बालकों में लालच, ईर्ष्या और केवल पुरस्कार के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पुरस्कार देंगे और ये कहेंगे कि अच्छा कार्य कहीं पुरस्कार मिलेगा, तो उसमें लालच की भावना जागेगी, ईर्ष्या पैदा होगा और केवल पुरस्कार के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार देना भी अच्छा नहीं होता। पुरस्कार के सकारात्मक उपयोग के अंतर्गत इस प्रकार की बातें या सीमा या हानि हो सकती है। किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार। अब ड्रेफस मॉडल के अनुसार व्यवसायिक कौशल अर्जन के द्वितीय स्तर के बारे में बताना है। वैसे तो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं 5 स्तर तक। अब यहाँ पर द्वितीय स्तर पूछा गया है तो उसे उन्नत शुरुआती स्तर भी कह सकते हैं, या फिर उन्नत नौसिखिया भी कह सकते हैं। पहले नंबर पर नौसिखिया है, दूसरे पे उन्नत नौसिखिया या फिर उन्नत शुरुआती स्तर, सक्षम, प्रवीणता और विशेषज्ञ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रति सप्ताह शिक्षक के कार्य घंटों में क्या तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं? मैं आपको बता चुका हूं। प्रति सप्ताह न्यूनतम यानी कि शामिल घंटे के अनुसार कितना होना चाहिए? तैयारी घंटे भी शामिल होते हैं तो उसमें 45 घंटे होना चाहिए ना कार्य घंटों में। भोजन, पानी और नींद किस प्रकार के पुनर्बलन के सटीक उदाहरण है? तो भोजन, पानी, नींद ये प्राथमिक पुनर्बलन के सटीक उदाहरण है। फ्लिंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में श्रेणी 8 के बारे में पूछा गया है कि छात्र व्यवहार को निरूपित करता है। तो 8 में आपका छात्र अनुक्रिया और ये छात्र वार्ता के अंतर्गत आते हैं 8 और 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित करने को रोकता है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29(2) है ना। कौन सा? अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि परामर्शग्राही केंद्रित परामर्श किस परामर्श शैली का अन्य लोकप्रिय नाम है? तो ये अनिर्देशित परामर्श का लोकप्रिय नाम है। विक्टर ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में साधनता से क्या आशय है? इनके जितने भी प्रत्याशा सिद्धांत के अंतर्गत जो भी इनके द्वारा पूछा गया है उनके एक एक करके यहाँ पर आशय भी यहाँ पर बताए गए हैं। तब साधनता का आशय पूछा गया है, यह विश्वास की बेहतर कार्य प्रदर्शन करने पर निश्चित रूप से वांछित पुरस्कार या फिर परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्या कहा जाता है? विक्टर ब्रूम में प्रत्याशा सिद्धांत में साधनता कहा गया है। यदि कोई शिक्षक आरटी एक्ट 2009 की धारा 17 शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही होगी? तो उसके सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी धारा 17 में क्या है? शारीरिक और मानसिक दंड आप नहीं दे सकते। यदि आपने ऐसा किया तो आपके विरुद्ध क्या किया जाएगा भैया? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए जारी आचार संहिता का प्राथमिक प्रशासनिक उद्देश्य क्या? प्राथमिक प्रशासनिक उद्देश्य क्या है भैया? शिक्षकों की व्यावसायिक आचरण, नैतिक जिम्मेदारी, निष्पक्षता और गोपनीयता को सुनिश्चित करना होता है। आपका प्राथमिक उद्देश्य किसका? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे शॉर्टकट में एनसीटीवी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फ्लिंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में श्रेणी 3 के बारे में पूछ लिया गया भैया। श्रेणी 3 में अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार को दर्शाता है। अप्रत्यक्ष 1 से कहां तक होता है? 4 तक होता है। 5 से 7 तक आपका प्रत्यक्ष होता है। मैं पहले बता चुका हूं है ना। छात्रों के विचारों को स्वीकार करना या स्पष्ट करना, यह कैटेगरी 3 श्रेणी 3 के अंतर्गत आता है। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में वहां कौन सा सर्वोच्च स्तर है जहां व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, पिरामिड के माध्यम से समझाया गया है। 5 प्रकार के बताए गए हैं। सर्वोच्च स्तर पूछा गया है आत्मसिद्धि, या जिसे आत्म वास्तविकरण भी कहा जाता है। और जो निम्नकरण है, यानी कह सकते हैं कि निम्न स्तर है, वो आपका शारीरिक आवश्यकता है, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ड्रेफर मॉडल के अनुसार व्यवसाय कौशल अर्जन का चतुर्थ स्तर कौन सा है? तो मैं 1 से 5 तक आपको बता चुका हूं। पहला स्तर पूछ चुके, दूसरा, तीसरा,
अब यहाँ पर चौथा स्तर पूछा है, पांचवा भी पूछा जा चुका है, तो वो है प्रवीणता स्तर, चौथा स्तर है ना। एनसीईआरटी द्वारा मूल्य शिक्षा में बताए गए सदाचार का संस्कृत या भारतीय दार्शनिक नाम क्या है? तो सदाचार का यहाँ पर संस्कृत या भारतीय दार्शनिक नाम क्या होगा आपका? धर्म होगा। क्या होगा? धर्म होगा। कक्षा में अवांछित व्यवहार को धीरे धीरे स्वतः समाप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा उस व्यवहार पर ध्यान न देने की मनोवैज्ञानिक तकनीक क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं विलोपन या फिर उपेक्षा की तकनीक। क्या कहते हैं? उसे विलोपन कहते हैं या फिर उपेक्षा की तकनीक कहा जाता है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जैसे कि 1 से 5 तक की हमने पहले जानकारी दी थी, कितना भैया 200 दिवस होने चाहिए और घंटे कितने होने चाहिए आपके? 800 घंटे होने चाहिए आपके प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तक। लेकिन यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक पूछा गया है, तो न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 220। और इन्हीं कार्य दिवस के अंतर्गत घंटे कितने होने चाहिए? शिक्षण यानी कितने घंटे पढ़ाना होगा आपको बच्चे को? 1000 घंटे पढ़ाना होगा 220 दिनों में। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दूसरों की परिस्थितियों और कष्टों को पूरी तरह से संवेगात्मक रूप से उनके दृष्टिकोण से महसूस करने का जीवन कौशल क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं सहानुभूति। क्या कहते हैं? उसे सहानुभूति कहते हैं। क्रोध, भय और प्रेम किस प्रकार के मानव प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं? तो इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। क्रोध, भय और प्रेम ये क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में जो श्रेणी 6 है या फिर कैटेगरी 6 है, ये शिक्षक व्यवहार को, कौन से शिक्षक व्यवहार को दर्शाती है? जैसा कि 1 से 7 तक होते हैं आपके ना शिक्षक वार्ता, तो उसमें आ जाएगा आपका 6ठे नंबर पर निर्देश देना। क्या हो जाएगा? निर्देश देना। अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, प्राथमिकताओं और संवेगों को स्वतः पहचानने की मानसिक क्षमता क्या कहलाती है? तो उसे आत्म जागरूकता कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या कहते हैं? आत्म जागरूकता। E.G. विलियमसन द्वारा प्रतिपादित निर्देशित परामर्श का प्रथम चरण कौन सा है? अब यहाँ पर विलियम्स द्वारा जो प्रतिपादित निर्देशन परामर्श के जो चरण है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कितने चरण है, कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर जो प्रथम चरण है वो पूछा गया है, वो कौन सा होगा? विश्लेषण, एनालिसिस करना होता है। हर्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार कार्य की प्रगति, व्यक्तिगत विकास और पहचान किस कारक के अंतर्गत आते हैं? तो ये अभिप्रेरक कारक के अंतर्गत आते हैं। कौन से? अभिप्रेरक कारक के अंतर्गत। फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में अब श्रेणी 1 से श्रेणी 4 तक के शिक्षक व्यवहार को किस वर्ग में रखा गया है? जैसे कि मैंने बताया था आपको, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 से 4 तक आपका प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, 5 से 7 तक कौन सा हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष वार्ता, है ना? प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पक्षपात पूर्ण ढंग से बिना किसी वास्तविक योग्यता के पुरस्कार देने पर कक्षा में क्या नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ता है? छात्रों में आपसे ईर्ष्या होती है, अस्वस्थ प्रतियोगिता और हीन भावना उत्पन्न होती। क्या होती है? छात्रों में आपसे ईर्ष्या, अस्वस्थ प्रतियोगिता और हीन भावना का उत्पन्न होना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत पाठ्यक्रम आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण का प्रावधान है? यहाँ पर सीसीई के बारे में पूछा गया है, तो धारा 29 में धारा 29(1) के तहत शैक्षणिक प्राधिकारी पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। पाश्य चिंतन और नए अभिनव दृष्टिकोणों का उपयोग करने का जीवन कौशल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी थिंकिंग। पाश्य चिंतन और नए अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग करता है आप जीवन कौशल में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक चिंतन या फिर क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। नैतिकता का वह प्रकार जो यह निर्धारित करता है कि क्या होना चाहिए, अर्थात लोगों को किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है? तो वह मानकी नैतिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मानकी नैतिकता कहलाता है। निर्देशित और अनिर्देशित दोनों शैलियों की सर्वोत्तम तकनीकों को मिलाकर समाधान खोजने वाले परामर्श शैली कौन सी है? तो उसे कहते हैं संग्रहात्मक या फिर समन्वित परामर्श। संग्रहात्मक परामर्श कह सकते हैं या फिर समन्वित परामर्श आप कह सकते हैं। फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में आप श्रेणी 4 के बारे में पूछा गया। कैटेगरी 4 में क्या आता है भैया? अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में, तो उसमें आता है आपके श्रेणी 4 में प्रश्न पूछना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा शब्द का संवैधानिक अर्थ पूछा गया है। क्या है? तो संवैधानिक अर्थ है अनुच्छेद 21(a) में राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को विद्यालय में प्रवेश देना,
उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, यानी कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए। ये संवैधानिक अर्थ होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता में निहित गोपनीयता का सिद्धांत क्या है? तो गोपनीयता का सिद्धांत पूछा गया है शिक्षक को छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं, कमजोरियों या पारिवारिक पृष्ठभूमि की संवेदनशील जानकारी को बिना कानूनी आवश्यकता के सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये गोपनीयता सिद्धांत है शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता में निहित। अगला प्रश्न क्लार्क का हल के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक कमी के कारण उत्पन्न होने वाली जो जैविक तनाव है उस स्थिति को क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाती है? प्रणोद या फिर चालक, है ना, चालक प्रणोद का जो सिद्धांत है या फिर चालक का जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्लार्क हल के द्वारा ही दिया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बिना किसी पूर्वाग्रह के उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और साक्ष्यों का तार्किक मूल्यांकन करने का जीवन कौशल क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं विश्लेषणात्मक चिंतन। क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक चिंतन कहा जाता है। अगला प्रश्न है समूह गतिविधियों की सफलता पर एकांकी पुरस्कार के स्थान पर सामूहिक पुरस्कार देने का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या होगा? छात्रों में व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर टीम भावना, आपसी सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 की यहाँ पर बात की जा रही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की बात की जा रही है। इसके अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या निर्धारित की गई है? सुगमकर्ता या सुविधा प्रदाता। क्या कहा गया भैया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षक को सुगमकर्ता या फिर सुविधा प्रदाता कहा गया है। थॉमसन के अनुसार प्रेरक जो व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से जन्मजात पाए जाते हैं, जैसे कि खेल अनुकरण, ये क्या कहलाते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये कहलाते हैं भैया प्राकृतिक प्रेरक, नेचुरल कहलाते हैं कि प्राकृतिक प्रेरक। थॉमसन के अनुसार वे प्रेरक जो व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से जन्मजात पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक प्रेरक कहते हैं। ये सिंपल सा सरल सा प्रश्न था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21(a) है और ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संशोधन 2002 में। परामर्श की वहां कौन सी शैली है जो ना तो पूरी तरह से निर्देशित होती है और ना ही अनिर्देशित होती है, बल्कि दोनों का संतुलित रूप होती है? उसे क्या कहा जाता है? कौन सा परामर्श कहा जाता है? तो उसे संग्रहात्मक परामर्श या फिर समन्वित परामर्श कहा जाता है। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के बाद किसी कष्टदायक स्थिति को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। क्या कहते हैं? उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। स्कूलों में बाल संसद का गठन करना किस प्रकार के मूल्यों के व्यवहारिक विकास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक द्वंद्व से पीड़ित छात्र को व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक सहायता प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परामर्श कहते हैं। किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक द्वंद्व से पीड़ित छात्र हैं और उसकी व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक सहायता प्रदान करना है आपको, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं? या मैं आपको पहले बता चुका हूं, न्यूनतम कितने? 800 शिक्षण घंटे। और ये पूछा गया प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक, और यदि उच्च प्राथमिक स्तर के घंटे पूछते तो वो 1000 घंटे होते हैं, और दिवस पूछते 1 से 5 तक तो ये 200 दिवस हो जाएंगे, और ये 220 दिवस है ना। ये मैं दोनों चीजें पहले बता चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मूल्य स्पष्टीकरण दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है? छात्रों पर सीधे मूल्य थोपने के बजाय उन्हें अपने स्वयं के मूल्यों को विवेकपूर्ण चुनने और अपनाने में सक्षम बनाना, यह है मूल्य स्पष्टीकरण का मुख्य सिद्धांत। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसे कि बताया टोटल कितने मिलेंगे आपको? 150 प्रश्न मिलेंगे। तो अंतिम प्रश्न है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जीवन कौशल और अभिवृत्तियों का मूल्यांकन किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? तो ये भाग 2 के अंतर्गत, यानी कि सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें लगभग जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 होते हैं। भाग 1 में आपका शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, दूसरे भाग में आपका सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, और तीसरे भाग में आपका सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन होता है। तो 3 भाग बताए गए हैं इनके द्वारा, है ना। तो ये रहे आपके 150 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो बच्चे
सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर भी करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।